Hello friends, welcome to my channel Study Hub and today it's day 3, that is the session number 2 of physics, जिसमें हम डील करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के मेजर करने के लिए देयर आर टू मैनी मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये मेथड है एक मीटर स्केल से, जो कि 10-3 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है या मीटर तक मेजर कर सकता है। सेकेंड मेथड के लिए एक इक्विपमेंट आता है जिसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं, और ये फिज़िक्स की लैब में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और इससे हम लेंथ मेजर्स करते हैं जो कि 10-4 मीटर तक की होती है। -4 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि 1/10,000 ऑफ अ मीटर, यानी 1 मीटर का 1/10,000th पार्ट। थर्ड इक्विपमेंट जो हमारी डायरेक्ट मेजर में हेल्प करता है दैट इज़ स्क्रू गॉज एंड अ स्फेरोमीटर, जो कि लेंथ बहुत कम यानी कि 1 लाख ऑफ अ मीटर यानी कि 10-5 मीटर तक की लेंथ को मेजर करता है। दिस वाज द वेरी सिंपल टॉपिक, और ये आपको फिज़िक्स की प्रैक्टिकल में मिलेगा, और इसके एक एक प्रैक्टिकल्स आपको करने होते हैं। सेकेंड मेथड जो आपके थ्योरी में है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। व्हाट हैपन अगर हमें ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करना हो, ऐसे केस में मीटर स्केल इज़ ऑफ नो यूज़। ऐसे केस में हम एक मेथड यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपनी अर्थ से किसी प्लैनेट या स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करेंगे। नाउ आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पेंसिल, जिसमें एक पेंसिल को मैं अपने बिल्कुल सामने रखूँगी। आई हैव 2 आईज, लेफ्ट एंड राइट आई। फर्स्टली आई विल कवर माई राइट आई in order to see the pencil. I will be able to see the pencil. In the second case, I will cover my left eye and see the pencil with the help of right eye. I will see the difference when I was looking from the left eye and now I am looking from the right eye. When I shift the eye from left to right, the background of the pencil also shifts. आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो ये जो पोजीशन में चेंज आया है पेंसिल की, जो हमें लगता है कि चेंज आया बट एक्चुअली नहीं होता, वो उस चेंज को हम पैरेलैक्स कहते हैं। और लेफ़्ट और राइट आई के बीच में, यानी दो जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स हैं, वो ऐसा हो सकता है इस केस में हमारी लेफ़्ट और राइट आई है, लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे जिसका डिस्टेंस हमें प्लैनेट से निकालना होगा, उन 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम बेसिस कहेंगे। तो यानी जो 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं उनके डिस्टेंस को हम बेसिस कहते हैं। अब इसकी डिटेल में थोड़ी सी डेरिवेशन है। उन्होंने एक डिस्टेंस लिया है फार अवे प्लैनेट का। फार अवे प्लैनेट जो है उसको एज्यूम कर लिया इन्होंने एस, जो कि अर्थ से डिस्टेंस डी पर है, और ए और बी अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस बी है, यानी कि बेसिस है। अगर ए बी इज इक्वल टू बी लिया है हमने, और पैरेलैक्स का एंगल एस है, जो कि अर्थ के अंदर 2 पॉइंट्स यहाँ प्लैनेट के साथ बना रहे हैं। अब प्लैनेट इज़ वेरी फार अवे, इसका मतलब कि अगर हम आर्क अपॉन रेडियस करेंगे, आपको पता है थीटा यानी एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर आर्क ए बी है और रेडियस डी है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आई विल गेट द थीटा। अब ये जो बी अपॉन डी की है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी थीटा बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इट मीन्स ये थीटा की इक्वल होता है, तो थीटा यानी एंगल बहुत स्मॉल है। अब ए बी एक आर्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो ए एस और बी एस के इक्वल है, लेकिन ए बी तो बी के इक्वल है। अगर इसे हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि b अपॉन डी इज़ इक्वल टू थीटा, तो b हमारे पास आ जाएगा d थीटा के इक्वल, यानी हम d निकाल सकते हैं अगर हमें बेसिस पता लग जाए और हमें एंगल पता लग जाए। सो d इज़ इक्वल टू b अपॉन थीटा। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द पैरेलैक्स मेथड, कि हम d को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिस एंड थीटा। यानी अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस पता लग जाए और एंगल पता लग जाए, तो हम प्लैनेट और अर्थ के उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर d डायमीटर है और अल्फ़ा एंगुलर साइज़ ऑफ द प्लैनेट है, तो अल्फ़ा d अपॉन डी होगा। वो कहते हैं कि अल्फ़ा निकालने के लिए, जो कि एंगुलर साइज़ है, हमें अगर प्लैनेट का साइज़ भी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d को यानी कि डायमीटर को, उसके प्लैनेट के डायमीटर को अपने d के साथ, यानी जो हमारा ऊपर वाली इक्वेशन में d आया है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें डायमीटर भी प्लैनेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड, जिससे कि हम एंगुलर साइज़ भी पता लगा सकते हैं प्लैनेट का, और इसी मेथड से प्लैनेट्स के साइज़ पता लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। हमने बात की जो नॉर्मल लाइफ में डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, हमने बात की लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने की पैरेलैक्स मेथड से। अब हम एक डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमने उसका मेन फार्मूला भी निकाल लिया। थर्ड मेथड इज़ एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। व्हाट हैपन्स जब हमारे पास बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस आते हैं, लाइक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब उसके लिए भी एक छोटी सी डेरिवेशन है और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सपोज़ हमें एक मॉलिक्यूल का डिस्टेंस निकालना है विच इज़ वेरी स्मॉल साइज़, यानी कि 10 की पावर -8 मीटर। इसका समझते हैं आप, 10 की पावर -8 का मतलब अबाउट करोड़, 10 करोड़ पार्ट ऑफ अ मीटर। तो वी हैव टू अडॉप्ट स्पेशल मेथड्स। इसके लिए हम स्क्रू गॉज को या स्फेरोमीटर को या मीटर स्केल को यूज़ नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप को भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करेंगे तो वो विजिबल लाइट को यूज़ करेगा और अंडर इन्वेस्टिगेशन, और एज लाइट के वेव लाइक फीचर्स होते हैं तो रेजोल्यूशन जो होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का वो वेवलेंथ ऑफ लाइट में यूज़ होगा, और विजिबल लाइट के लिए जो रेंज है वो 4000 से 8000 या अप्रॉक्सीमेटली 7000 तक होती है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे लैब वाला, वो हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिस मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स की लेंथ निकालनी है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। अब रिजॉल्व का मतलब है उसे अलग अलग नहीं देख पाएगा, उसे ग्रुप में देखेगा, जिससे कि हमें पार्टिकल का एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता लगेगा। तो एक सिंपल मेथड मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ ओलिक एसिड के लिए हम एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ओलिक एसिड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये आपने 10th क्लास में फैटी एसिड्स के टॉपिक में पढ़ा है। फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग कार्बन चेन वाले एसिड्स, तो उसमें से ही एक एग्जांपल ओलिक एसिड का लिया है जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ अबाउट 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। अब इसका आइडिया ये है कि ये एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाएगा वाटर की सरफेस के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका मतलब 1 ml होता है, 1 ml ऑफ ओलिक एसिड हम अल्कोहल में लेंगे ताकि उसका 20 ml सोल्यूशन बन जाए। अब इस 1 ml ऑफ इस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे 20 ml तक अल्कोहल को यूज़ करके। सो कंसंट्रेशन जो है इसकी क्या होगी, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम लाइटली स्प्रिंकल करेंगे कुछ एक लाइकोपोडियम वाटर की सरफेस के ऊपर। लाइकोपोडियम एक पेड़ होता है जिसकी रूट से या शूट से पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं हम, और वो वाटर के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे एक बड़े से ट्रफ में, और उसमें हम वाटर की 1 ड्रॉप ऑफ इस सोल्यूशन जो हमने ऊपर कंसंट्रेशन का प्रिपेयर किया है 1/20 का, उसको हम ड्रॉप करेंगे। ओलिक एसिड ड्रॉप जो है वो बिल्कुल थिन, लार्ज और रफली सर्कुलर फिल्म की फॉर्म में वाटर की सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। अब उसके बाद हम डायमीटर थिन फिल्म का कैलकुलेट करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। सपोज़ हमारे पास n ड्रॉप्स हैं। n ड्रॉप्स का मतलब आप समझते हैं, जब हमारे पास हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर, तो हम n ड्रॉप्स मान के चलते हैं कि ओलिक एसिड की n ड्रॉप्स हैं वाटर में। इनिशियली जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम होगा हर एक ड्रॉप का वो हमने v ले लिया, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी नहीं पता। तो अगर नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स n है और एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा, nv। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सोल्यूशन कितना होगा, nv इज़ इक्वल टू 1/20 क्योंकि ये हो गई n इंटू वी, यानी कि ये भी ओलिक एसिड की ड्रॉप्स हैं, और हमें पता है कि अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना है सोल्यूशन में, हमने पहले ही निकाला था 1/20 जब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये ओलिक एसिड सोल्यूशन जो है वो बहुत फास्टली स्प्रेड करेगा और एक थिन लेयर बना लेगा जिसकी थिकनेस T होगी। अब ये अगर फिल्म बनाता है एरिया A की, तो थिकनेस का फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो कि वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं। ये आपको मैथ्स में भी आता है, 10th में फॉर्मूला आता है कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ हाइट का मतलब थिकनेस है उस फिल्म की, तो हमने थिकनेस निकालनी है, देन वी विल डिवाइड वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ द फिल्म। वॉल्यूम हमें n/v पता है, एरिया हमारा 20 इंटू 20 है, देन आई विल गेट दी आंसर। सो इस कैलकुलेशन से जो वैल्यू आई थी थिकनेस की वो अबाउट 10⁻⁻9 मीटर आई थी। तो इससे हम -9 का मतलब समझते हैं कि हम बहुत ही मीटर के बहुत ही कम पार्ट, बहुत ही ज़्यादा पार्ट को, यानी 1/, करोड़ पार्ट को, यानी 10 लाख या फिर मीटर के करोड़ पार्ट को, बिलियन पार्ट को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आप ये एज्यूम कीजिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेंथ, लेकिन रेंज ऑफ लेंथ भी आपको लर्न करनी होगी। 1 फर्मी, ये
न्यूक्लियस की लेंथ है, यानी न्यूक्लियस कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। देन इज एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जिसमें ए के ऊपर एक डॉट रिप्रेजेंट होती है, उसका मीटर से क्या रिलेशन है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी लेंथ का यूनिट है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एवरेज डिस्टेंस यानी उन्होंने 2 या 3 जगह से उसका डिस्टेंस निकाला और उसकी एवरेज निकाल दी, जस्ट लाइक हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं। तो उन्होंने भी मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में जो होता है एक साल के अंदर जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, उसको कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल दिया। वो एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और उसका मीटर के साथ क्या रिलेशन है, 1.496 माइनस इंटू 10